दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली अपडेट नॉर्थ कोरिया को लेकर है, जिस पर साउथ कोरिया और जापान ने बड़ा हमला किया और काफी गंभीर आरोप लगाए। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट चीन को लेकर है, जिसने नेपाल का $216 मिलियन का भारी नुकसान किया और अब इसकी जिम्मेदारी भारत पर डाल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कैसे नॉर्थ कोरिया दुनिया में अलग पड़ चुका है। सिर्फ गिनती के ऐसे देश हैं जो नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और इनमें चीन, रूस जैसे देशों का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन साउथ कोरिया और जापान अब नॉर्थ कोरिया को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बातचीत करते हुए नॉर्थ कोरिया और रूस पर काफी बड़े आरोप लगा दिए, जिसका प्रभाव यूरोप और अमेरिका पर भी पड़ा है। दरअसल साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री ने कहा है कि पिछले साल से रूस को नॉर्थ कोरिया की तरफ से 7,000 कंटेनर मिलिट्री सामग्री सप्लाई की गई। इन सभी का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन युद्ध में बढ़त बनाए रखने के लिए किया और ये कंटेनर मिलिट्री सामग्री से भरे हुए थे, जो रूस की मिलिट्री के लिए काफी काम आए। ऐसे में ये काफी बड़ा आरोप है जो नॉर्थ कोरिया पर साउथ कोरिया और जापान की तरफ से लगाया गया। पर दोनों देश यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इन्होंने कहा कि साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आने के कुछ घंटे बाद नॉर्थ कोरिया ने जापान और साउथ कोरिया के उत्तरी जल क्षेत्र में कई किलोमीटर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जिससे एक बार फिर से तनाव बढ़ गया। ये सभी डेवलपमेंट एक ऐसे समय पर हुई जब पहले ही नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के बीच में टेंशन काफी ऊंचाइयों पर चल रहे थे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में अपने मिलिट्री को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था, जिसको लेकर सैटेलाइट के माध्यम से नॉर्थ कोरिया में काफी बड़ी मिलिट्री मूवमेंट देखी जा रही थी। ऐसे में अब साउथ कोरिया और जापान की तरफ से इस बात को कंफर्म करना कि नॉर्थ कोरिया ने कई टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, इस बात को कंफर्म कर देता है कि नॉर्थ कोरिया कुछ बड़ी योजना बना रहा है। साथ ही नॉर्थ कोरिया ने रूस को 7,000 कंटेनर सैन्य सामग्री सप्लाई किया, जिससे हम इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री इस वक्त काफी अच्छे लेवल पर है, तभी वे इस तरह के एक्सपोर्ट को अंजाम दे पा रहे हैं। और ये यूरोप से लेकर अमेरिका तक के लिए काफी खतरनाक बात है। यूरोप जो पहले ही यूक्रेन युद्ध की वजह से इन्फ्लेशन और रिसेशन का सामना कर रहा है, उसे लगा था कि रूस की मिलिट्री धीरे धीरे एक लंबे युद्ध की वजह से कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से हजारों कंटेनर मिलिट्री सामग्री पहुंचती रही तो रूस यूक्रेन के साथ फ्रंट लाइन पर अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करता रहेगा। और हम देख भी सकते हैं कि यूक्रेन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में यह अपडेट न सिर्फ साउथ कोरिया और जापान बल्कि अमेरिका और यूरोप के लिए भी चिंताजनक है। ऊपर से नॉर्थ कोरिया का टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल साउथ कोरिया और जापान के उत्तरी जल क्षेत्र में लॉन्च करना मामले को काफी गंभीर कर देता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये खबर नेपाल में बनाए गए पोखरा एयरपोर्ट और इससे जुड़े $216 मिलियन के भारी भरकम नुकसान को लेकर है, जो अब चीन खुद के सिर पर लेने की बजाय भारत पर थोप रहा है। दरअसल नेपाल ने चीन से $215 मिलियन का लोन लेकर पोखरा एयरपोर्ट को बनाया। वहीं इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने पर चीन ने कहा था कि नेपाल को काफी प्रॉफिट होगा और ये नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। लेकिन सच्चाई तो यह है, 2023 में ओपन होने के बाद से अभी तक इस एयरपोर्ट पर सिर्फ गिनती के विमान ही आए हैं, जिसमें 2 से 4 चार्टर्ड एयरक्राफ्ट चीन से लाए और चीन से ही बाढ़ में राहत पहुंचाने के लिए 2 एयरक्राफ्ट में राहत सामग्री भरकर एयरक्राफ्ट इस एयरपोर्ट पर लैंड किए थे। इसके अलावा इस एयरपोर्ट को कोई भी बड़ा एयर ट्रैफिक देखने को नहीं मिला। लेकिन बजाय इस बात को स्वीकार करने के, पोखरा एयरपोर्ट बड़ी नाकामी और $216 मिलियन को पानी में डुबा चुका है। चीन का दूतावास उल्टा बिना नाम लिए भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने बिना भारत का नाम लिए कहा कि पोखरा एयरपोर्ट की नाकामी और नेपाल के चीनी कर्ज के जाल में फंसने की बात सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, जिसके इस्तेमाल से चीन और नेपाल के बीच में पार्टनरशिप को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि चीनी दूतावास ने तो पोखरा एयरपोर्ट की सफलता की काफी ढींगे हाँकी और इस एयरपोर्ट को ऐसे दिखाया जैसे कि ये कोई बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया हो, जबकि ग्राउंड रियलिटी तो यह है कि खुद नेपाल भी जानता है कि पोखरा एयरपोर्ट के नाम पर चीन ने नेपाल को पूरी तरह से ठग लिया है। इतना ही नहीं, बल्कि चीनी दूतावास ने नेपाल के लोगों को आर्थिक सामान्य ज्ञान पर भी सवाल उठाए और उन्हें कहा कि नेपाल ने जो कुछ भी लोन
लोन लिया है उसका 88% ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिया गया। सिर्फ 12% लोन ही द्विपक्षीय लोन है। इसमें भी सबसे ज्यादा लोन नेपाल ने जापान से लिया, उसके बाद भारत और तीसरे स्थान पर चीन का नंबर आता है। ये कहकर चीन दिखाना चाहता है कि वह नेपाल को अपने कर्ज के जाल में नहीं फंसा रहा, लेकिन हम सभी को पता है कि चीन जो भी कर्ज देता है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर खर्च किया जाता है जिससे कोई भी प्रॉफिट नहीं आने वाला और आगे जाकर ये सभी नेपाल के लिए ही परेशानी बनेंगे। इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।